अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर बात करें तो एक चीज तो बिल्कुल तय है कि ये संबंध नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसाइड होते हैं। ये परमानेंट नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स। अब आप ताजा एग्जाम्पल अगर इसका आप देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान और अरब नेशंस के बीच के संबंधों को ही ले लीजिए। अभी कुछ ही महीने पहले जब सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो उनको रेड कारपेट दिया गया था। इमरान खान ने खुद उनकी गाड़ी ड्राइव की थी और आज की डेट में संबंध डाउन साइड पे इतने ज्यादा हैं कि सऊदी अरबिया बार बार पाकिस्तान को रिमाइंडर दे रहा है उसके लोन्स वापस करने के लिए, जबकि वो जानता है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि उनको वापस कर सके। ऐसा क्यों हुआ, इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। बट एक चीज तो बिल्कुल तय है कि इंडिया और इजराइल ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जो मिडिल ईस्ट में आज की डेट में काउंट हो रहे हैं। और इजराइल चूंकि वहां पर है और एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है, और खास बात यह है कि जो कंट्रीज इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, ऐसे कौन से कंट्री हैं? यूएई, बहरीन और सूडान। ये तीनों बेसिकली सऊदी अरबिया के बहुत क्लोज हैं और उनकी एडवांस पार्टी आप इनको समझ सकते हैं। इन तीनों कंट्रीज ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया है और it is just a matter of time before Saudi Arabia recognize Israel. There is no denial of that fact. कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है मिडिल ईस्ट में। दो सबसे बड़े प्लेयर वहां पे डेवलप हो रहे हैं, एक ईरान और दूसरा टर्की। ईरान एक बेसिकली शिया कंट्री है जिसका हमेशा से सऊदी अरब के साथ एक 36 का आंकड़ा रहा है, और टर्की के साथ जो सऊदी अरबिया का डिफरेंस है वो बेसिकली ओआईसी या इस्लामिक नेशंस की लीडरशिप को लेकर है, जो आज की डेट में सऊदी अरबिया के पास आ रही है। इस एंटायर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होने वाली है? पाकिस्तान को। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली मिडिल ईस्ट से आई हुई रेमिटेंस पर डिपेंड करता है। इंडिया भी इसमें एक प्लेयर है, क्योंकि सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन, इन तीनों कंट्रीज और क्वाटार, इन चारों में जो लेबर फोर्स है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपाइन से जाती है। इंडिया एक अल्टरनेट सोर्स है और इसीलिए पाकिस्तान को परेशानी है। और दूसरी बात, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरीके से सऊदी अरबिया या अरब नेशंस के साथ आ रहा है। इंडियन नेशनलिस्ट के इसी एपिसोड में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपके साथ ये ही बात डिस्कस करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस मैप पर एक बार नजर डालने के लिए, जहां पे सऊदी अरबिया के नॉर्थ में इराक है और उससे आगे टर्की है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप कहें तो ईरान है, और नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ आकर आप देखें तो यमन, ओमान, यूएई बेसिकली ईस्ट की तरफ पड़ जाता है, क्वाटार अगेन ईस्ट में पड़ जाता है। तो अभी जो तीन कंट्रीज ने उनको रिकॉग्निशन दिया है वो बेसिकली साउथ में या साउथ ईस्ट की तरफ लोकेटेड है, बट ये बड़े क्लोज कंट्रीज हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और अरब नेशंस की, स्पेशली सऊदी अरबिया एंड यूएई, ये दोनों बड़े क्लोज फ्रेंडली कंट्रीज हैं, अरब नेशंस हैं, इनके साथ कितने पुराने और प्रगाढ़ संबंध हैं, मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा आज का डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट ये है, लेटेस्ट पोजीशन ये है कि सऊदी अरबिया ने अभी इजराइल को डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उसके जो तीन क्लोज फ्रेंड हैं, कौन कौन? यूएई खासतौर से, बहरीन और सूडान, इन तीनों ने इजराइल को रिकॉग्निशन दी है और ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब
सऊदी अरबिया कब इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, इट विल नॉट टेक मच टाइम आइदर। सो प्रेशर कहां पे है? अभी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि आप भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कीजिए, और पाकिस्तान के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे, उनके इंटरनल डायनेमिक्स ऐसी है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, और वो सऊदी अरबिया की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को गवर्न करता है, वो दो कंट्रीज का कंडक्ट है, एक टर्की और उससे भी ज्यादा ईरान। ईरान ने इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया है, और एक जो एक्सिस इस्लामिक नेशंस की डेवलप हो रही है उसमें पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान, टर्की, ये एक एक्सिस है जो ओआईसी की लीडरशिप के लिए, जो 54 नेशंस का ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है 54 कंट्रीज, उसकी लीडरशिप के लिए ये लोग एक नया ग्रुप तैयार कर रहे हैं, और वो ही सऊदी अरबिया की प्रॉब्लम है, अदर देन पाकिस्तान रिकॉग्निशन फॉर इजराइल। नाउ अगर आप देखें पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल कंडक्ट आज की डेट में हो रहा है, वो किस तरीके से अपने को मैनेज कर रहा है। फ्रांस के केस में स्ट्रॉन्ग डिमांड पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, टर्की के अलावा। पाकिस्तान चाहता है कि जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं वो फ्रांस के साथ अपने बिजनेस रिलेशंस को खत्म करें, उनके इंपोर्ट को कम करें या फिनिश करें, और फ्रेंच प्रेसिडेंट पर दबाव बनाएं। एज फार एज सऊदी अरबिया एंड यूएई और बहरीन या बाकी जो अरब नेशंस हैं, they have got a different line of thinking. They are thinking in terms of business, and secondly they are thinking in terms of neutralizing Turkey and Iran. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो रखा है आज की डेट में। अगर आप देखें तो टोटल रेमिटेंस कितनी जाती है इन कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान को, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही वीक कंट्री है आज की डेट में। आप देखिए तो Q3 2020 में $7,147 मिलियन की रेमिटेंस गई है। मींस आप क्लियर कट समझ सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इस रेमिटेंस पे डिपेंड करता है, और अगर ये रेमिटेंस बंद हो जाती है, क्योंकि अगर ये संबंध इससे ज्यादा नोजुटाए हुए तो ये काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि पहले यूएई और बाद में सऊदी अरबिया ये पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स उनके यहां हैं उनको ये वापस भेज देंगे, और पाकिस्तान की मेन वरी ये ही है। आज की डेट में पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि वो उस रेमिटेंस को रिप्लेस कर सके। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इकोनॉमी का गेम है। आपकी फ्रेंडशिप उनके साथ होनी चाहिए जिनके साथ आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, मगर ये स्ट्रेटेजिक रिलेशंस आपके इकोनॉमिक रिलेशंस को अलाइन करके बनाने होते हैं। पाकिस्तान ये ही गलती कर रहा है। एक बात तो बिल्कुल तय है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी जो स्टैंडिंग है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके पास पावर कितनी है। ये इकोनॉमिक पावर भी हो सकती है, ये मिलिट्री पावर भी हो सकती है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि सिंस वो एक न्यूक्लियर स्टेट है तो वो इस्लामिक नेशंस की लीडर पोजीशन का एक ऑटोमेटिक हकदार है, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं समझ सकते बिकॉज पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। बेसिकली वो या तो चाइना से लोन लेता है या आईएमएफ से लोन लेता है या फिर अरब नेशन से लोन लेता है। अब आप देखिए उसने अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से परसीव किया अरब नेशंस के साथ। उसने उसको ऐसे परसीव किया जैसे इट इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, और जबकि उन्होंने उसको कैसे ट्रीट किया कि बेसिकली प्रिंसिपल टू क्लाइंट। मींस पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में एक बैलेंस रखने की कोशिश की, और सऊदी अरबिया को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। एज फार एज सऊदी अरबिया इज कंसर्न, ईरान इज ए प्रिंसिपल एडवर्सरी and as luck could have had it,
टर्की हैज इमर्ज्ड एज ए लीडरशिप कंटेंडर फॉर ओआईसी और इस्लामिक नेशंस फॉर दैट मैटर, और पाकिस्तान वहां पर टर्की को सपोर्ट कर रहा है। एंड रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि टर्की ने यूएनओ में कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, जबकि अरब नेशंस कश्मीर के ऊपर आज की डेट में या तो एक न्यूट्रल स्टांस लिए हुए बैठे हैं या फिर प्रो इंडिया स्टांस लिए हुए बैठे हैं, और उसके बेसिकली रीजंस इकोनॉमिक रीजंस हैं। अभी सऊदी अरबिया के जो ऑयल इंस्टॉलेशंस थे उन पर ईरान स्पॉन्सर्ड मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक हुए 14 सितंबर को, और उसमें काफी नुकसान पहुंचा। और यह भी एक फैक्टर है कि सऊदी अरबिया पाकिस्तान और ईरान से नाराज है। इजराइल का एक वैसा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रखा है कि ऐसा क्या हो गया कि ये अरब नेशंस इजराइल के इतने क्लोज आना चाहते हैं कि आज की डेट में 3 कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज कर चुके एज ए एडवांस पार्टी टू किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया KSA। और कल की डेट में आपको इस बात पे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि सऊदी अरबिया भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करें। मेन फैक्टर है इजराइल की डिफेंस कैपेबिलिटी एंड एंटागोनिज्म बिटवीन सऊदी अरबिया एंड ईरान। सऊदी अरबिया बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो सबसे बड़ा थ्रेट सऊदी अरबिया को आने वाला है। कश्मीर इश्यू पे ओआईसी ने या अरब नेशंस ने किसी ने भी प्रो पाकिस्तान स्टैंडिंग या लाइन नहीं ली किसी भी रिलेशनशिप में, ओआईसी प्लेटफॉर्म पे या यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे। इनफैक्ट एज फार एज दे आर कंसर्न इट इज ए डेड इश्यू। पाकिस्तान मलेशिया, ईरान और टर्की के साथ मिलकर एक लीडरशिप पोजीशन अख्तियार करना चाहता है ओआईसी में, और ये किसी भी हालत में अरब नेशंस को, सऊदी अरब को और यूएई को मंजूर नहीं है, और नेचुरली उनके पास इकोनॉमिक पावर है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और इस बात को वो शो ऑफ भी करता है, और इस्लामिक नेशंस भी इस बात को मानते हैं। लेकिन मोदी की वजह से या इंडिया की वजह से आज की डेट में उसकी वो कैपेबिलिटी, इतना लीवरेज उसको नहीं दे पा रही है जो पहले था। आज की डेट में वो लीवरेज नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अगर आप अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बार बार लीवरेज करने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी ट्रीटेड एज इररेस्पॉन्सिबल स्टेट, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड टू पाकिस्तान। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान का स्पॉन्सर ऑफ टेररिस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यह पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन है। सऊदी अरबिया इसी बात के ऊपर पाकिस्तान को सबड्यू करने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप में, और यही प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करें। अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करते तो ऑब्वियसली आप या तो प्रो ईरान ज्यादा हैं या फिर आप प्रो टर्की ज्यादा हैं, तो दोनों ही चीजें अरब नेशंस को एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या पाकिस्तान के पास ऐसा ऑप्शन है कि वो सऊदी अरब से किसी और को रिप्लेस करा ले, या सऊदी अरब के बदले ऐसा कोई नेशन है जो उसको इकोनॉमिक लीवरेज दे दे? नहीं। चाइना एक बिजनेस पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर या ब्रदर स्टेट कहना एक दूसरी बात है, लेकिन एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है, किस टाइप की है कि पाकिस्तान चाइना का 24th प्रोविंस बन चुका। उसके पास वो लीवरेज नहीं है कि वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल डील कर ले, और यही बात सब लोग जानते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान अपने बारे में क्या सोचता है।
इंटरनेशनल रिलेशंस जब इंप्रूव होते हैं या फिर डिटोरिएट होते हैं तो उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, और यही एक ऐसा इंडिकेटर सामने आया अभी। सऊदी अरब का ये 20 रियाल का नोट है जिसपे कश्मीर का मैप भी आप दे सकते हैं, इंडियन मैप के साथ पाकिस्तान का मैप भी है। सऊदी अरबिया ने इसमें कश्मीर को ना तो पाकिस्तान में और ना ही इंडिया में शामिल किया था, लेकिन अभी इंडिया ने जब रिक्वेस्ट किया तो सऊदी अरबिया इस बात के लिए एग्री हो गया कि वो कश्मीर को इंडिया में शो करेगा। ये इस बात का बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है कि हवा किस तरफ बह रही है। आई थिंक ये बिल्कुल ही क्लियर इंडिकेशन है कि कश्मीर के बारे में सऊदी अरब की क्या पोजीशन है और इंडिया और सऊदी अरबिया के संबंध किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का गेम देखें तो आप पाएंगे कि सऊदी अरबिया अपने आप में एक बड़ा अच्छा प्लेयर है। रसिया के साथ उसके बहुत ही अच्छे संबंध हैं और उनसे वो S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहा है, इंटरेस्टिंगली, जबकि वो अमेरिका का डिफेंस पार्टनर है। सबसे बड़ा सपोर्टर अगर गल्फ में या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अगर आप कहें अमेरिका का कोई है तो बेसिकली सऊदी अरबिया एंड इजराइल। बाकी कंट्रीज भी हैं बट ये दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंडिया सऊदी अरबिया की रिलेशनशिप स्ट्रांग होती जा रही है? इसके सबसे बड़ा फैक्टर है इंडिया हैज बिकम ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। और ये जो अरब नेशंस हैं इनको सबको बड़ा साफ साफ नजर आ रहा है कि ऑयल इकोनॉमी अगले 20 साल और चलेगी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपने यहां इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं, जैसे यूएई ने किया है, दुबई को डेवलप किया है। सऊदी अरबिया भी यही प्रयास कर रहा है, अपने यहां इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो। उसके अलावा जहां पे भी इन्वेस्टमेंट का मौका है वहां पर इन्वेस्ट करें। इनके पास सरप्लस कैश है, सरप्लस डॉलर्स हैं, दे हैव गॉट डीप पॉकेट्स। और इंडिया से ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट कहां पर हो सकता है? इनफैक्ट रिलायंस के साथ उन्होंने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके अलावा एक $60 बिलियन की रिफाइनरी वो यहां पे लगाने हैं, और उसके अलावा भी $30-40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में उनका शेयर मार्केट के लिए एफडीआई के थ्रू और भी बहुत से रूट्स के थ्रू चल रहा है। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी हैं। खास बात यह रही कि मोदी ने भी अपने आप में डिप्लोमेसी को बड़ी अच्छी तरह डील किया है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज से आप देख सकते हैं कि ये एक प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। चाबहार जो सी पोर्ट बन रहा है जिसमें इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है, एज फार एज सऊदी अरेबिया इज कंसर्न दे आर ओके एज फार एज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन दैट प्रोजेक्ट इज नॉट अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। दे आर परफेक्टली ओके विथ दैट एंड इंडिया इज ऑल्सो मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं सोचता हूं लॉन्ग टर्म में सऊदी अरेबिया और कोई भी अरब नेशन इस बात को देखेगा कि ईरान और टर्की ये दोनों कभी उसके लिए अगर मिलिट्री थ्रेट बनते हैं एंड दैट विल बी द थ्रेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ सऊदी अरेबिया, तो अगर कोई रिलायबल फ्रेंड उनके लिए हो सकता है तो वो इंडिया हो सकता है। It's a very big factor and I think they are working on that. Economic relationship, strategic relationship इंडिया और अरब नेशंस के बीच में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये आगे भी बढ़ती रहेगी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।